दोस्तों, आपका हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर का बच्चों हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, एक बार हम उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो बच्चों एक बार इसका हल्का फुल्का रिव्यू कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपने इस चैप्टर के पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स और इसको n से शो करते हैं। ये क्या होती है बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं होती है बच्चों 1 2 3 4। ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है बच्चों? जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। इनको पूर्ण संख्याओं को हम W से शो करते हैं और इनको इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। तो कौन सी हुई बच्चों? ये 0 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाती है। अब तुम देखोगे बच्चों, पूर्ण संख्याओं में 0 और 0 के बाद ये जितनी भी आई, ये क्या है? ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में केवल 0 का अंतर है। इसमें 0 और 0 के साथ अगर सारी प्राकृतिक संख्याएं मिला दो तो फिर बन जाती हैं वे पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आते हैं बच्चों हम पूर्णांक। पूर्णांक को हम Z से शो करते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक में क्या होता है बच्चों? हमारी जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं हैं ये तो सारी की सारी आई जाती हैं। इनके साथ साथ जितने हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं, माइनस वाले नंबर्स हैं, वो भी सारे इसमें आ जाते हैं। कैसे बच्चों? देखो 0 1 2 3 और ये अनंत तक चले जाते हैं। और इधर बच्चों -1 -2 -3 ये भी अनंत तक चले जाते हैं। तो बच्चों जो ये माइनस के नंबर होते हैं इनको तो बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक, और जो ये प्लस के नंबर होते हैं इनको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। और जो ये 0 होता है, ना तो ये ऋणात्मक है और ना ये धनात्मक है, इसको बोलते हैं हम 0 पूर्णांक या शून्य पूर्णांक। तो इस तरीके से बच्चों पूर्णांक को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक, यानी कि पूरा अंक, टूटा फूटा हुआ अंक ना हो। जैसे 3.5, क्या ये पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। ना तो ये पूरा 3 है और ना ही ये पूरा 4 है। तो इसलिए 3.5 जो है ये पूर्णांक नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आते हैं परिमेय संख्याओं पर। देखो बच्चों, जो अब तक हमने ये 3 चीज यहाँ पर पढ़ी है, इन तीनों में हम देखेंगे इनमें पॉइंट वाला नंबर नहीं आता है। ये सारे के सारे जो है ये पूरा नंबर होता है, पूरा अंक होता है। इनमें कोई भी पॉइंट वाला नंबर नहीं होता है। इसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्याओं पर। तो परिमेय संख्याओं में क्या होता है? ये हमारे सारे पूर्णांक तो आ ही जाते हैं। जितने भी पूर्णांक हैं ये सारे पूर्णांक परिमेय संख्या के अंदर आ जाएंगे। और इसके साथ साथ जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं, बटे वाले नंबर हैं, वो भी परिमेय संख्याओं में आ जाएंगे। तो ये कौन सी होती है बच्चों परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्याओं को बच्चों हम Q से शो करते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं वे होती है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q क्या है बच्चों? यहाँ पर P तथा Q यहाँ पर पूर्णांक है, और Q जो हमारा पूर्णांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों परिमेय संख्याओं में ये P और Q जो है ये पूर्णांक होने चाहिए। तो हम इसको फिर P/Q के रूप में जो संख्या लिखी हुई होगी उसको बोल सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो बच्चों कैसे होती है, जैसे 7/5
ये p बटे q के रूप में लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमेय संख्या है। अब बच्चों कोई कहने लगे कि क्या 8 भी परिमेय संख्या है? हाँ बच्चों, 8 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये p बटे q का रूप बन जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्याएं। अब बच्चों देखो, क्या हम 1.5 को परिमेय संख्या कह सकते हैं? हाँ बच्चों, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा 15/10, तो ये भी p बटे q का रूप बन गया। तो इसमें p जो ऊपर लिखा हुआ होता है और नीचे लिखा हुआ होता है, ये क्या चीज़ है? इसमें ये पूर्णांक होने चाहिए बच्चों, बस ऊपर भी पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब ये सारे के सारे पूर्णांक, माइनस वाले, जीरो भी और प्लस वाले नंबर भी, इनमें से कुछ भी हो सकता है ऊपर। लेकिन जो नीचे वाला है, इसकी कंडीशन है कि ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 के अलावा, 0 को छोड़कर जो नंबर बच जाते हैं, जो पूर्णांक होते हैं 0 को छोड़कर, 0 के अलावा, वे सारे के सारे यहाँ पर आ सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं बच्चों अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो परिमेय संख्या नहीं है। जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये कैसी होती हैं बच्चों? एक तो इनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, और दूसरा ये कैसी होती है, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे √2, √3, ये क्या है, √5, ये अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। अब आप कहोगे कि जैसे हमने यहाँ पर 8 के नीचे 1 लगाया तो इसके नीचे भी 1 लगा दिया और ये p/q का रूप बन गया। लेकिन नहीं बच्चों, ये p/q का रूप नहीं बना, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर p तथा q पूर्णांक होने चाहिए। तो आप देखोगे क्या √2 पूर्णांक है? नहीं, √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और एक चीज़ और देखोगे बच्चों, जैसे 1.3, 7, 8, 9, 6, 5, इस तरीके से कोई भी नंबर चलता जाए, पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट ना हो, तो इस तरीके के नंबर को भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये कहीं भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा, कहीं ख़त्म नहीं होगा, तो इस तरीके का नंबर भी अपरिमेय संख्या है। अब आप एक चीज़ देखोगे, जब हम 10 को 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 3.333, तो ये भी पॉइंट के बाद 3 चलता ही जा रहा है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, और इसमें भी ये पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें तो ये 3 लगातार कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है, कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है। जब कंटिन्यू इस तरीके से रिपीट होता जाएगा तो वो है हमारी परिमेय संख्या, और जब पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होगा, अलग अलग नंबर हर बार आते जाएंगे, तो वो होएगी अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे 7.289289289, तो ये क्या है? ये रिपीट होते जा रहे हैं, ये 3 डिजिट कंटिन्यू बार बार रिपीट हो रही है इसमें, तो 3 डिजिट कंटिन्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। इसमें जो नंबर आएंगे ये किसी भी तरीके से रिपीट नहीं होंगे, बार बार रिपीट नहीं होंगे, हर बार कभी कोई नंबर इस तरीके से आएगा, ये होएगी हमारी अपरिमेय संख्या। अब एक बात और बच्चों, पाई जो है, ये पाई, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अब आप कहोगे पाई का मान तो 22/7 होता है, ये हमने पढ़ा है, और 22/7 तो p बटे q का रूप हो रहा है, तो वो तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। नहीं बच्चों, जो पाई का मान होता है, ये 22/7 जो अब तक हम पढ़ते आते हैं, ये 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है। पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं है, ये लगभग बराबर होता है पाई के। पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है, लेकिन 22/7 नहीं होता है। इसलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब आते हैं बच्चों वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याएं जो हैं, इसके अंदर हमारी ये परिमेय संख्या भी आ जाएंगी सारी, और अपरिमेय संख्या भी। तो जितनी भी ये संख्याएं हैं, ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगी। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके बनती हैं वास्तविक संख्याएं। ये दोनों की दोनों इसके अंदर सारी आ जाएंगी। इसके बाद बच्चों हम एक चीज़ और देख लेते हैं, अभाज्य संख्याएं। ये भी हमारा बहुत काम आने वाली है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है बच्चों? जो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो केवल 1 से और अपने आप से कटती हैं।
एक से और अपने आप के अलावा ये किसी भी दूसरी संख्या से नहीं करती है। या ये कह सकते हैं जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक फैक्टर तो उसका 1 हो जाएगा और एक वो खुद हो जाएगी। तो ऐसी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या है, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप देखोगे इसमें केवल 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। 2 के अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है। और एक बात और बच्चों, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो भी 2 ही होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइम नंबर। अब आते हैं भाज्य संख्या पर। तो वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं वो सारी संख्याएं भाज्य हैं, जैसे 6, 8, 9, 10, ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य हैं। इसके बाद एक चीज और है बच्चों, एक बात और है, सह अभाज्य संख्याएं। ये कौन सी होती है बच्चों, जैसे 8 और 9। आप देखोगे 8 और 9, इसकी क्या पहचान है बच्चों से अभाज्य संख्या की, वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आप देखोगे 8 और 9 का HCF 1 है, या ये कह सकते हो जिन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो तो वे संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती है। अब एक तरीके से आप देखोगे 8 जो है, 8 तो हमारी भाज्य संख्या है और 9 भी भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों, इनका जोड़ा जो है 8 और 9 संख्या जो ये दोनों हैं, ये दोनों का जोड़ा जो है ये सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये हो गया बच्चों हमारा क्लास 9th का रिव्यू कर लिया अब हमने ये। अब इसके आगे बढ़ते हैं और आगे अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आइए बच्चों समझते हैं। पहले देखते हैं प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका जो है बच्चों वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इस कथन को हम एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। कैसे बच्चों, हम ऐसे समझ सकते हैं प्रमेयिका जो है वो एक फॉर्मूला है कोई, और वो फॉर्मूला हमें किसी ने सिद्ध करके दे दिया और उस फॉर्मूले का उपयोग फिर हम बाकी किसी प्रमेय को सिद्ध करने में या किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में करते जाते हैं। जैसे बच्चों हमें किसी ने दे दिया a + b का होल स्क्वायर, किसी ने ये हमें फॉर्मूला दे दिया a² + b² + 2ab। किसी गणितज्ञ ने हमें ये फॉर्मूला सिद्ध करके दे दिया कि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो अब हमें इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसका उपयोग दूसरे क्वेश्चन को सिद्ध करने में, सोल्व करने में करते रहते हैं। तो प्रमेयिका जो हुआ है वो सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसका प्रयोग हम दूसरे क्वेश्चन को सिद्ध करने में करते रहते हैं। अब आगे आते हैं बच्चों, देखते हैं एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम जो है ये किसी काम को करने के कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेप को मिलाकर के जो विधि बनती है उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, जैसे मुझे बाइक स्टार्ट करनी है, बाइक चलानी है, उस पर कहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम बाइक की चाबी लेंगे और चाबी बाइक में लगाएंगे। ये हम उसमें पहला स्टेप करेंगे, पहला काम करेंगे। अब चाबी लगाने के बाद बच्चों हम दूसरा काम क्या करेंगे, उसको सेल्फ दबाएंगे, उसको सेल्फ दबा करके स्टार्ट करेंगे। ये हम उसमें दूसरा काम करेंगे, ये दूसरा स्टेप हो गया बच्चों। अब इसके बाद बच्चों उसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका क्लच दबाएंगे, ये हमारा हुआ तीसरा स्टेप। और क्लच दबाने के बाद बच्चों फिर हम उसका फर्स्ट गियर डालेंगे, ये हो जाएगा हमारा चौथा स्टेप। उसके बाद बच्चों हम धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और एक्सीलेटर को धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, तो उससे हमारी बाइक चलने लगेगी। तो बाइक चलाने के लिए हमने जो ये 5-6 स्टेप देखे बच्चों, इन स्टेप को मिलाकर के ही जो ये विधि हुई बाइक चलाने की, इसको ही हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी बाइक चलाने की एल्गोरिथम। अब इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। जो हमने चरण किए, स्टेप किए, वो उनकी एक श्रृंखला है, सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित का मतलब है
कि जो हमने स्टेप किए वे सिस्टमेटिकली होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गए और सबसे पहले जाके बाइक पर बैठने के बाद सेल्फ दबाने लगे, हमने चाबी लगाई नहीं सेल्फ दबाने लगे। तो ऐसा नहीं कर सकते, पहले हम अपना पहला स्टेप करेंगे, चाबी लगाएंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप पर जाएंगे। तो स्टेप को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है सुपरिभाषित का मतलब है जो स्टेप है वो सिस्टमेटिकली चलेंगे। अब ये हुआ बच्चों हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है ये एक प्रकार की एक विधि का नाम है, स्टेप होते हैं कुछ, उन स्टेप का नाम एल्गोरिथम है। अब आते हैं बच्चों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम इन 3 एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। पहले हम इस प्रमेयिका को इन एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए बच्चों, पहले हम 17 को 3 से भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, बच गए 2, ये 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब हम आते हैं इस पर, इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 तिये 15, ये बच गया 0 रिमाइंडर, 0 से इस बच गया। अब हम 9 को 10 से भाग करेंगे तो आप देखोगे 9 तो 10 से छोटा है, तो एक बार भी पढ़ा नहीं पढ़ा जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? तो बच्चों जब एक बार भी पढ़ा नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर हम एक बार से कम यानी कि 0 बार पढ़ा पढ़ेंगे। तो 10 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे, 10 की और 0 की गुणा करेंगे 0, तो 9 शेष बच जाएगा बच्चों। अब हम इस 17 को क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, देखना बच्चों, 3 गुणा 5 प्लस 2, 3 पंजे 15 और 2 17, यानी कि इस 17 को हम 3 गुणा 5 प्लस में ये 2, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसको देखेंगे बच्चों, 15 को हम 5 गुणा 3 प्लस 0, इस रूप में हम 15 को लिख सकते हैं। अब आते हैं इस पर, तो 9 को हम बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं 10 गुणा 0 प्लस 9, तो हम इसको 9 को इस रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखना, जो ये हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, 17 को 3 से भाग करके हमने जो इस फॉर्मेट में लिखा है, इस फॉर्मेट में लिखने को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब देखो बच्चों, जिसको हम भाग करते हैं इसको बोलते हैं हम भाज्य, और जिस संख्या से भाग करते हैं इसको बोलते हैं भाजक, और भाग करके जो आंसर आता है ये होता है हमारा भागफल, और इसको बोलते हैं बच्चों शेषफल। तो अब हम इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बच्चों हमें जो 2 संख्या दी हुई होती है उनको भाग करके हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, और इस फॉर्मेट में लिखने को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब देखोगे बच्चों, जो ये भाज्य होता है इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंदर A से शो करते हैं, और जो ये भाजक होता है इसको B से शो करते हैं, और भागफल को हम Q लिखते हैं तथा शेषफल को R लिखते हैं। तो जब हम इसको इस रूप में लिखेंगे, भाज्य को A लिखेंगे, भाजक को B लिखेंगे, भागफल Q और शेषफल R, तो इसका ये रूप बन जाएगा। अब इसमें बच्चों एक बात ध्यान देने की है, आप देखोगे जो ये यहाँ शेषफल हमारा बचता है ये कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, ये हमेशा भाजक से छोटा होएगा 2, क्योंकि अगर इससे बड़ा हो गया तो इसका पारा फिर एक बार पढ़ सकते हैं, और पारा क्या पढ़ सकते हैं बल्कि वो भाग ही गलत हो जाएगा। तो इस हमेशा जो ये शेषफल बचेगा ये भाजक से छोटा होगा। तो इस बात को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, जो R हमारा शेषफल है ये हमेशा B से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात और बच्चों, जो ये हमारा शेषफल आता है ये हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा। तो देखो इस बात को फिर हम कैसे लिख सकते हैं, R जो है हमारा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं।
अब इसके बाद इन दोनों स्टेटमेंट को मिला करके कंबाइंड करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 और बी। इन दोनों स्टेटमेंट को बच्चों कंबाइंड करके हम एक स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि r जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और b से छोटा है। तो इन दोनों को मिला करके ये और ये, इन दोनों को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब देखो इसका एक एक वर्ड समझ लेते हैं बच्चों। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए, तो हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है वो दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए होती है। धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब हुआ? धनात्मक पूर्णांक होते हैं बच्चों 1 2 3 4, इनके लिए होती है हमारी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। 0 नहीं आना चाहिए और ना ही ऋणात्मक होना चाहिए। जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होगी वो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, इनके लिए होगी। अब इससे आगे बढ़ेंगे। दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं। जो q और r है ये कैसी होगी बच्चों? ये पूर्ण संख्याएं होगी। यानी कि q और r की जो वैल्यू आएगी, q की और r की वैल्यू जो होगी वो पूर्ण संख्याएं होगी। यानी 0 हो सकती है, 1 2 3 4, इस तरीके से हो सकती है। तो q और r की वैल्यू तो हमारी ये पूर्ण संख्याएं होंगी और a और b की जो वैल्यू बनेगी हमारी वो धनात्मक पूर्णांक होंगे। और इस अद्वितीय का क्या मतलब हुआ बच्चों? अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब q और r इकलौते मान होंगे। यानी कि जैसे हमने इसको भाग किया, इसको भाग करने पर 3 से भाग करने पर जो ये मान आए, ये q का मान आया, ये r का मान आया, तो ये इकलौते मान होंगे, इनके अलावा और कोई मान नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ 17 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 17 = 3 × 4, 4 ये 12 और 12 + 5 17 बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? q का मान 4 और r का मान 5 हो गया। इस अद्वितीय का मतलब यही है कि q और r का जो मान होगा वो इकलौता मान होगा, यही 5 और 2 ये इकलौता मान होगा q और r का। कभी भी इसके इकलौते से ज़्यादा 2 या 3 मान नहीं होंगे। तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम भाग करेंगे 17 को 3 से, अगर हमने यहाँ 3 लिख दिया, 3 × 9, तो वो भाग ही हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि 3 × 9 तो हम लिख ही नहीं सकते। यहाँ पे तो 3 × 4 12, 3 × 5 15 तक, 5 तक हम पाड़ा पढ़ सकते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आपने इसमें देखा कि r का मान 0 हो सकता है, q का मान भी 0 हो सकता है, यानी कि ये r का मान और q का मान जो है ये पूर्ण संख्याएं है, ये 0 हो सकता है। तो बच्चों आज के लिए ही इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।